मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो कोशिश करेंगे कि आज ज़रा हल्की फुल्की खबरें कुछ अपने प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि डेली बेसिस पे तो बहुत ही गंभीर खबरें, बहुत संजीदा सूरत हाल हमारे सामने रहती है। मुल्क के अंदर जो घमसान का रन पड़ा है उस पर तो आवरली बेसिस पे ऐसी खबरें आ रही होती हैं कि दिमाग चकाचौंध हो जाता है। तो जो पंजाब असम्बली का मामला था वो तो हम आपको कल रात को जिस तरीके से बताकर सोए थे, हमने आपको बताया था ये वोट टेकिंग सेरेमनी 11:30 कह दिया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि पीटीआई को जनाब 3 वीक्स हो गए, आपके गवर्नर और प्रेसिडेंट तो मान ही नहीं रहे, ये अब हम ऑर्डर कर रहे हैं कि आपने कल करवा देनी है। तो पीटीआई ने कैसे हो सकता था कि सब कुछ ऐसे हो जाता, कोई करना पड़ता। तो मैंने आपको बताया था कि पिछली दफ़ा जो ड्रामा हुआ था वो तो परवेज़ इलाही साहब का बाजू टूटा है, तो देखिएगा कि इस मरतबा क्या होता है। तो इस मरतबा उनके सर पर सरिया मारा गया। मतलब आप सोचिए, वैसे तो सरिया सर पे जब कोई चोट लगती है तो याददाश्त वापस आया करती है, जो हम देखते हैं फिल्मों में, हमेशा से फिल्मों में यही देखते हैं ना कि सर पे कोई चोट लगती है तो याददाश्त वापस आ जाती है। लेकिन जब वो बेहोश हो गए, जब वो बेहोश होकर उठे तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने जो बताया उससे लगा कि उनकी याददाश्त शायद चली गई है या कुछ ऐसा। जो बात उन्होंने की मैं आपको बताती हूँ। और ये जो सारा जूतम बेजार, जिसको क्या कहते हैं कि एक दूसरे के सर फटोल और मार कुटाई और हाथापाई और जो वहाँ पर असम्बली में जो कुछ हुआ है, तो उसी दौरान सरिये तक इस्तेमाल किए गए हैं। तो अब पता नहीं कि ईंटों का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ और किस लिए हुआ। आप जानते हैं कि गवर्नर पंजाब साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा हमजा शहबाज की वोट टेकिंग सेरेमनी आज होगी। उन्होंने सुबह उठे हैं वो और उन्होंने कहा कि वो जो हमारे पुराने सीएम हैं जो कि रिज़ाइन कर चुके हैं, उनके रेजिग्नेशन में कुछ टेक्निकल एरर है। उस पर उन्होंने कुगी मारी और उन्होंने कहा जनाब आज से दोबारा से फिर सुबह 7-8 बजे सब लोग पीटीआई के पहुंच गए। उन्होंने इजलास भी बुला लिया, कोर्ट ने उसी तरीके से फिर कर दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं करते तो फिर हम आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पे तो अमल दरामद आपको करना पड़ेगा। उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन उस दौरान ये हुआ है कि परवेज़ इलाही के सर पर वो कह रहे हैं कि उनको हमजा शहबाज ने इतना मारा है कि वो बेहोश हो गए। अच्छा, जब टेलीविजन स्क्रीन पर मैंने ये खबर चलते हुए देखी तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता, मतलब इस हद तक एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता ये लोग होके लड़े हैं। उन्हें वो जो कह रहे हैं आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ दूसरे कैंडिडेट के कहने के ऊपर सरिये के सरिया मारा और मैं बेहोश हो गया, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया और हमारे जो हमने वोट डालने थे आइज की जगह पे पुलिस हमजा शहबाज शरीफ दूसरे कैंडिडेट के कहने के ऊपर सरिये के सरिया मारा और मैं बेहोश हो गया, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया और हमारे जो हमने वोट डालने थे आइज की जगह पे पुलिस। यानी हमजा शहबाज ने, ये तो हमने सुन लिया, उन्होंने कहा है उन्होंने सरिया मारा है और जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गए। फिर जब उनको होश आया तो उनको पता चला कि उन्होंने तो वोट डालना था तो वो वोट नहीं डाल सके। तो मुझे लगा कि ये तो याददाश्त जो वापस आती है, क्या हुआ क्या है परवेज़ इलाही के साथ। इनको अब मुकम्मल तौर पे अपना चेकअप वगैरह करवाना चाहिए। मतलब सरिये तक चले हैं, वो ईंटें चली या नहीं चली ऐसी कोई फुटेज तो मेरे पास नहीं आई, लेकिन ये हालात हो चुके हैं हमारी असम्बली के। लेकिन अभी तो इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है मार्च की, उसमें क्या क्या चलेगा ये हम देखेंगे। लेकिन ये मार्च होता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे। इसकी वजह ये है कि उन्होंने मई के एंड का जो लास्ट वीक है उसमें कहा है कि हम मार्च करेंगे, कॉल दे दी। उन्होंने कहा तैयार हो जाएं, मई के लास्ट वीक में इतनी सख्त गर्मी में लोग निकलेंगे। लेकिन देखें वो तो एक ऐसे पैगंबर के दर्जे पे पहुंच चुके हैं कि लोग तो उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं। वो तो उनका किसी सूरत लोग नहीं रुकेंगे, उनके साथ जाएंगे। 30 लाख लोग उन्होंने कहा है कि लेकर आएंगे। अच्छा, जहाँ मैं ये सब देख रही थी, ये तो हमें मालूम ही है कि उन्होंने कॉल दे दी है, लेकिन वहीं पर मुझे बार बार, आप जानते हैं कि अगर आप अपना फ़ोन ज़्यादा देर तक उसको क्लीन ना करें तो बहुत सा जंग जमा हो जाता है। तो वीडियोस बहुत सारी जमा हो गई थी और जब जंग जमा हो जाए तो फिर आपको देखना पड़ती हैं सारी, देख के डिलीट इसलिए करना पड़ती है कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। तो देखने से पता चला कि कोई 10-12 मरतबा एक क्लिप मेरे पास आया हुआ है। उसमें वो जो क्लिप था, फिर मैंने कहा अच्छा जब इतनी मरतबा ये क्लिप मोबाइल के अंदर, तो इसका मतलब है कि इतने ग्रुप्स में इतनी जगहों पर ये शेयर हो रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है। तो पता ही चला कि बड़े एक मशहूर मारूफ एंकर साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने 2 बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स जो उनके मोबाइल में थे वो बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए। बड़े फ़ख्र से जो है वो ये बात बताई गई है कि इमरान खान ने उनके मोबाइल में जो 2 नंबर थे, 2 बड़े इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ पाकिस्तान की, उनके वो वाले नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिए। हमने कहा भाई अच्छा। उन्होंने कहा वो जो हैं पर्सनालिटीज़ एक ताल्लुक़ की है और आप समझ लें कि बस पाकिस्तान की जो है वो 2 बहुत अहम पर्सनालिटीज़ है।
अच्छा चलिए, अगर इसको हम थोड़ा सा गेस कर लेना, मैंने कहा भाई क्या गेस करें, आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, तो अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो किसके फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं? हम कह सकते हैं क्या जनरल बाजवा का नंबर होगा, क्योंकि उनकी बड़ी लड़ाई चल रही है, वो तो बड़े गुस्से में हैं, उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। क्या किसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पेशावर से कोई हो सकता है? वैसे तो कोई इस तरह के नंबर जिनके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं, उनके नंबर तो वो बंद नहीं कर सकते। हो सकता है कि डीजी साहब का नंबर हो, वो भी एक बहुत अहम पर्सनैलिटीज़ है। और जिस तरह हम देख रहे हैं अभी जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए, तो इसमें क्या मतलब कौन सी रॉकेट साइंस है अगर उन्होंने नंबर बंद कर दिए या ब्लॉक कर दिए? इससे ये पता चलता है कि इमरान खान जिनके नंबर उन्होंने बंद किए हैं उनसे वो बहुत सख्त नाराज़ हैं। ऐसे ही पता चलता है ना। और जब आप बार बार ये बात करें तो हो सकता है कोई और हो, लेकिन जब हम गैस करें तो हम कर सकते, लेकिन किसी ऐसी अहम पर्सनालिटी का नंबर ही होगा कि जिससे इमरान खान जो करवाना चाहते थे वो उसकी बात नहीं मान रहा। तो ये बजाते खुद एक कन्फेशन है। आपके फ़ोन में कोई नंबर होगा और आप गुस्से में आकर वो नंबर बंद करेंगे, तो उस 2-3 वजूहात की बिना पर बंद करेंगे। किस बिना पर वो ब्लॉक करेंगे आप नंबर? या तो वो आपको बड़े ख़राब मैसेज भेज रहे होंगे, आपको तंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, मतलब ये कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे होंगे। आप कहेंगे भाई इनसे मेरा कोई काम नहीं है, मुझे क्यों इस तरह बॉदर कर रहे हैं? या फिर आपको उनसे कोई खौफ होगा, आप कहेंगे नहीं मैं इनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहता, मैं तो ये बंद, आप उसको बंद कर देंगे। या फिर आप किसी से कुछ चाहते होंगे और आपकी उससे नाराज़गी इसलिए चल रही होगी कि वो आपका काम नहीं कर रहा होगा, तो तब आप वो नंबर ब्लॉक करेंगे। अब खौफ का या कोई उनको बॉदर कर रहा होगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, इतनी किसकी ज़रूरत। वो तो बस एक गद्दारी का या उसका कुफ्र का फतवा लगाएंगे तो उसकी तो तहस नहस हो जाना, उसने लोगों ने उसको चीर फाड़ कर देनी है, जिस तरह के मस्जिद नबवी में हुई चीर फाड़, हमने देखा वहाँ पर जो कुछ हुआ। तो किसी की इतनी कहाँ मजाल। हाँ ये ज़रूर है कि ये नज़र आ रहा है, जिस तरह मैंने कहा ये तो खुद एक कन्फेशन है ना कि आप क्या चाह रहे हैं। अगर कोई इतनी अहम पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, कोई भी हैं, तो आपने अगर उनके नंबर ब्लॉक किए तो इसका मतलब ये कि इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें आपको उनसे कोई काम है और आप कह रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, और वो पर्सनैलिटीज़ वो वाला काम नहीं कर रही, तो या तो वो गैर कानूनी काम है या वो कोई न्यूट्रलिटी हो गई है जिसकी वजह से वो ये वाला काम नहीं कर पा रहे। तो ये बजाते खुद एक कन्फेशन है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो अगर ऐसा उन्होंने किया है तो इसका मतलब ये है कि वो अब कोई ताल्लुक इसलिए नहीं रखना चाहते कि उनको ये पता चल गया कि नहीं अब मेरी मदद नहीं की जाएगी। बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों उदास फिरते हो? गर्मियों की शामों में, सर्दियाँ अभी आई नहीं तो गर्मियों की शामें कह देते हैं। जहाँ एक तरफ ये है, वहीं पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने एक प्रोग्राम देखा शाहजेब खानज़ादा का जियो पर, बड़ा कमाल का वो प्रोग्राम करते हैं। उसमें वो जो फ़रा बीबी हैं उनके हस्बैंड आए हुए थे जमील गुज्जर साहब, एहसन जमील गुज्जर। अच्छा उनसे उन्होंने उनको बुलाया हुआ था कि क्या ये वाली जो है प्रॉपर्टी, ये जितनी आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं इसके बारे में हमें बताइए। और वो इस तरीके से शाहजेब खानज़ादा के ट्रैप में आए हैं कि उन्होंने खुद अपने मुंह से ये एक्सेप्ट किया है, उन्होंने भी कन्फेशन कर लिया है, उन्होंने कन्फेस किया है कि ये उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं फ़रा बीबी के ऊपर, बैंक में जो कही जा रही है कि जनाब तकरीबन 1 अरब के करीब 1 बिलियन रुपीस के करीब जो अमाउंट मौजूद है वो किस तरीके से वहाँ पर पहुँची। पीटीआई के इन 3 सालों में उनके जो एसेट्स थे वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, किस तरीके से। फिर सिर्फ यही नहीं एक्सेप्ट किया, वो जो बात आगे करते चले गए हैं उनको इस तरीके से उन्होंने घुमाया फिराया है कि वो सब कुछ उन्होंने उसके अंदर कन्फेस कर लिया कि हाँ ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, हाँ ये उनका है, लेकिन इसमें क्या करें, हैं वो एसेट्स है, हमने कोई गलत थोड़ी का है, हमने तो एफबीआर में डिक्लेयर किए हुए। तो फिर उन्होंने ये पूछा कि अगर एफबीआर में आपने डिक्लेयर किए हुए तो आपने जो एमनेस्टी की स्कीम है वो क्यों ली थी? इसी इमरान खान के दौरान आपने एमनेस्टी की स्कीम ली। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये कोई गैर कानूनी बात थोड़ी, एमनेस्टी की स्कीम ली जा सकती है। तो फिर उन्होंने एक और सवाल उठाया, उन्होंने कहा आपके तो इतने गहरे मरासिम, इतने करीबी ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से, आप दोस्त हैं उनके, तो इस तरीके से तो आप नहीं ले सकते। आपके जो फादर हैं वो भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी, आपकी जो वाइफ हैं फ़रा वो भी पॉलिटिकल, तो इस तरह के लोगों के लिए तो एमनेस्टी नहीं है, ये तो कानून ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो बिल्कुल नहीं हैं, हम तो सियासी लोग नहीं हैं। फिर उन्होंने शाहजेब ने ये बताया कि ये देखिए ये तमाम खबरें मौजूद हैं, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, उस वक्त उनकी तस्वीरें भी आई थी, तो वो पीटीआई की मेंबर हैं। फिर उन्होंने कहा आप भी पीटीआई के मेंबर आ चुके हैं। फिर उन्होंने कहा आपके फादर भी जो हैं वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, वो भी उनको मानना पड़ा। फिर उसके बाद उस चीज़ पे बात हुई कि कुछ ज़मीनें जो कि एक ट्रस्ट के ज़रिए जो है ना, ट्रस्ट के नाम पर कुछ ज़मीनें इधर से उधर जो हुई हैं वो किसकी हैं।
वो किसका? फिर शाहजेब खानजादा फिर उनको ये इस बात पर लेकर आए कि आप ये बताइए कि वो जो ट्रस्ट है वो किसका है, और वो जो ट्रस्ट के ऊपर जितनी भी रकम है, जितनी भी अमाउंट है और जो ज़मीन है वो किसने दी? अगर वो इमरान खान ने दी है तो उन्होंने फ़रा को दी है, और अगर फ़रा को दी है तो क्यों दी? और फिर अगर फ़रा को नहीं दी तो क्या फ़रा के नाम बुशरा बीबी ने की है? और इस सब से ये जो ट्रस्ट है इसमें बुशरा बीबी का क्या ताल्लुक है, इसमें इमरान खान का क्या ताल्लुक है, और इसमें फ़रा बीच में कैसे हैं? जिसके ऊपर वो बहुत ही घबरा गए और उन्होंने बार बार ये बात कही कि नहीं नहीं, जो बुशरा है उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये उनको सख्ती होगी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये किया है। फिर उनसे ये पूछा गया कि जो उस्मान बुज़दार हैं वो तो आपके जानने वाले थे, तो इस वजह से उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने लगाया है। और उन्होंने कहा इमरान खान तो पहले जानते ही नहीं थे, तो उन्होंने पंजाब का सीएम कैसे लगा दिया? इसकी वजह यह है कि आपके ताल्लुकात जो बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड हैं खावर मानिक का, उनके साथ हैं। उन्होंने कहा उनका आपके हैं? कहते हाँ हैं। उनको मानना पड़ा। उन्होंने कहा जी हमारे तो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, पता नहीं कितने। तो उन्होंने कहा कि जब आपके ताल्लुकात उनसे हैं और इसी वजह से आपकी वाइफ उनकी सहेली हैं, तो फिर जो उस्मान बुज़दार है उनको तो आप जानते थे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कहने पर उन्होंने सीएम पंजाब लगाया था। ताल्लुकात थे उनके कहने की बिना पर अगर सीएम लगाया गया उस्मान बुज़दार को किसी भी वजह से, कुछ भी कह के कि जनाब ये होंगे तो गुड लक होगी, आपकी हुकूमत नहीं गिरेगी, तो फिर सीएम पंजाब की हुकूमत के दौरान उनसे जो 3-3 करोड़ रुपए की, यही है ना करप्शन, फ़रा के ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने नौकरियां दे दे के जो है वो पैसा लिया, तो फिर वो पैसा कहाँ गया है? उन्होंने फ़रा ने अपने पास रखा या किसको दिया? क्योंकि वो तो उनके जानने वाले हैं, इमरान खान तो बाद में उनसे मिले। एक वीडियो वायरल हो रही है और उसमें इमरान खान एक वैन में से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा रही हूँ और लोग उसके मुतालिक ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखिए इमरान खान चंद ही दिन के अंदर, क्योंकि ना तो उनके साथ जहांगीर तरीन है, ना जहांगीर तरीन का जहाज़ है जो हुआ करता था उनके लिए फ़िक्स होता था, और अलीम खान भी नहीं है उनके साथ, तो अब उनके पास कोई ऐसा दोस्त है नहीं कि वो जिसका इस्तेमाल कर सकें, सब उनके लिए प्रोवाइड किया जा सके, तो वो हेलीकॉप्टर से सीधे वैन पर आ गए। तो अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वैसे ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन ये जो फुटेज है इससे ऐसी नज़र आ रहा है कि वो एक वैन से उतरे हैं और उनसे कुछ और लोग भी उनके साथ अंदर बैठे हुए थे, और फिर पहले वो लोग उतरे हैं और खान साहब पीछे कहीं फंस के बैठे हुए थे, और फिर वो जो है वो उतरे हैं जिस तरह सवारियां बैठती हैं कहीं पर उतरने के लिए, लग ऐसी रहा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये कोई एयरपोर्ट की वैन है, ये कोई इस तरह की व्हीकल नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आप बैठ के वो एयरपोर्ट पे ये कहीं वो नहीं है। अब आखिरी खबर शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, और वो है शीरी मज़ारी साहिबा की। शीरी मज़ारी जो कि ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर रह चुकी हैं, लेके कह रही होती हैं सब। लेकिन आप ये देख लें कि उन्होंने ये कौन सा कार्टून ट्वीट किया था। शीरी मज़ारी जो कि ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी, वो ये वाला कार्टून कर रही थी। अच्छा, वो कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। आप देख रहे हैं ना कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, जिसमें कि पाकिस्तान का परचम उस भीख के प्याले में बनाया हुआ है, आगे जो रखा हुआ है कटोरा भीख का, उस पर पाकिस्तान का परचम, और जो बैठा हुआ है भिखारी उस पर भी आप देख लीजिए वो कौन है, वो बनाए हुए जज साहब, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप समझ लीजिए उसको, यानी अगर आप सिंबॉलिक वे में लेंगे तो उन्होंने चीफ जस्टिस को ही बनाया। और आप देखिए कि क्या सूरत हाल है, और ये वो कर रही हैं। मुझे इतराज़ इस पे नहीं है कि ये फेक है तो उन्होंने क्यों किया, क्योंकि बाद में ये फेक साबित हुआ। ये जिस अखबार की ये कर रही हैं, आपको पता है कि इसको ख़त्म हुए कोई जो ये सेंचुरी जो है इसके स्टार्ट में ये वाला अखबार बंद हो गया था। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें, यानी ये भी मैं नहीं कह रही कि इस डेकेड के स्टार्ट में नहीं, इस सेंचुरी के स्टार्ट में ये वाला अखबार बंद हो गया था, और उसकी उठाकर किसी ने उनको भेजा और उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया। लेकिन मुझे एतराज़ इस पर नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये सही भी होता, अगर ये सही भी छपता, तो क्या एक्स ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर को बनता है ये ट्वीट करना? बेशक उनकी इस वक्त फ़ौज से बड़ी लड़ाई है, इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी लड़ाई है, उनकी जजेस से, सुप्रीम कोर्ट से भी बिला वजह की लड़ाई है। हालांकि हम भी उनके साथ खड़े होते अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ना तोड़ा होता, अगर इनके खिलाफ, अगर इनकी मेजॉरिटी ख़त्म ना हुई होती, अगर इनके खिलाफ जो आया था एक फ़ैसला वो मान लेते, लोग छोड़ के चले गए थे, छोड़ देते, मेजॉरिटी ख़त्म हो गई, अक्सरियत ख़त्म हो गई, चले जाएँ आप अपोजिशन में बैठें। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ज़िंदगी और मौत का मसला पीटीआई के लिए ये क्यों बन गया इमरान खान के लिए कि वो अपोजिशन में नहीं बैठ सकते। दिस इज़ अनबिलीवेबल। दुनिया की कोई पार्टी ऑपोजिशन में बैठने की वजह से इतनी ज़्यादा नहीं बिदकी होगी, इतना उनको बुरा नहीं लगा होगा कि वो मुल्क को सर पे उठा लें
तहस नहस करके रख दें सिर्फ इसलिए कि ऑपोजिशन में बैठना पड़ा है। भाई ऑपोजिशन भी जो, ये तो एक खेल का हिस्सा है। सारी पार्टियां, आप दुनिया की तमाम पार्टीज को उठा के देख लें, बड़ी से बड़े कंट्री की आप सुपर पावर जो है उनकी उठा के देख लीजिए, एक पार्टी जब चली जाती है इक़्तिदार से तो ऑपोजिशन में बैठ जाती है। कोई ये तो नहीं होता कि वो कहे कि नहीं अब हमेशा मैंने ही रहना है, लेकिन यहाँ पर यही चल रहा है। अच्छा, उसकी वजह से, इस सब झगड़े की वजह से उन्होंने, क्या वो ये वाली ट्वीट करेंगी, अपने जजेस सुप्रीम कोर्ट की ये बेइज्जती करेंगी, चीफ जस्टिस की ये बेइज्जती करेंगी? तो अभी तक इनको अदालत ने बुलाया नहीं। चलें, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।